Good morning, students and my dear friends. Today is 22nd of July 2022, Friday. Motivation of the day is just when the caterpillar thought the world was ending, he turned into a butterfly. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। सेंटर रीन्स इन डेट एट 56% of GDP in financial year 22। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपनी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन पब्लिक डेट मैनेजमेंट में ये रिपोर्ट किया है कि सेंटर गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर 22 का जो डेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 56.29% रहा in comparison to the revised estimates of the budget that was 59.9%. It means financial year 22 में सेंटर गवर्नमेंट ने अपने बजट को कंट्रोल करते हुए जीडीपी का केवल 56.29% ही डेट रजिस्टर किया, जबकि जो प्रोजेक्शन से रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ बजट्स में जो प्रोजेक्शन किए गए थे वो किया जा रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 59.9% का डेट आएगा गवर्नमेंट का। लेकिन जो रीसेंट डेटा रिलीज़ किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल इस डेट एट 56.29%। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रूडेंस फॉलो किया फाइनेंशियल ईयर 22 में। हालांकि जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो जो लोअर आया है उसका ये रीज़न है कि क्वार्टरली रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने, जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो पब्लिश्ड फिगर है जीडीपी का वो लिया है, जबकि इससे पहले जो प्रोजेक्शन किए गए थे दैट वर ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड जीडीपी फिगर एंड दैट इज़ वाई दिस डिफरेंस कैन बी सीन इनटू डेट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन अगर पहले के जीडीपी प्रोजेक्शंस जो अर्लियर जीडीपी एस्टिमेट्स थे जिनके बेसिस पर 59.9% का जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो प्रेडिक्ट किया जा रहा था, अगर उस एस्टिमेट के बेसिस पर गवर्नमेंट का डेट या सेंटर गवर्नमेंट का डेट मेजर किया जाए, नापा जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली 57.38% आएगा, although which is also lower than this projected estimate, but yes, higher than the actual one, that is 56.29। इसके अलावा एक और रीज़न साइट किया है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने। उनका ये कहना है कि जो रिवाइज्ड जीडीपी नंबर्स हैं, इसके अलावा मार्केट बोरोइंग्स को भी अगर हम देखें तो जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में जितनी बोरोइंग करेगी उससे कम बोरोइंग हुई, तो इसकी वजह से भी जो ये डेट टू जीडीपी रेशियो आ रहा है, जो टोटल गवर्नमेंट डेट आ रहा है, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट से कम आ रहा है। एंड दिस में बी due to the center's fiscal deficit turning out to be lower at 6.7% of GDP compared to 6.9% pegged in the 22 revised estimates। तो बेसिकली ये पूरी एनालिसिस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रेजेंट करी है, जहाँ पर यह बताया गया कि गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो एंटिसिपेट किया गया था रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड जीडीपी नंबर्स, उससे गवर्नमेंट का जो डेट रहा वो कम रहा। इवन अगर एक्चुअल नंबर्स में भी देखा जाए या एस्टिमेटेड नंबर्स में भी देखा जाए, दोनों ही केसेस में जो गवर्नमेंट का डेट आया वो थोड़ा सा कम आया। प्रॉबेबली the reason behind this may be the lower borrowing at the end of financial year 22। so this is the balancing act that government is trying, और गवर्नमेंट ने फिर से रिट्रेट किया कि फाइनेंशियल ईयर 23 में भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रूडेंस और फिजिकल कंसोलिडेशन पर ध्यान देगी। सो दिस इज़ द बैलेंसिंग एक्ट ऑफ सेंटर टू जीडीपी रेशियो, सेंटर्स डेट टू जीडीपी रेशियो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 2023। हालांकि अगर हम इन 3 सालों को देखें तो दीज वर द पैंडेमिक ईयर्स, हम ये कह सकते हैं कि ये पैंडेमिक ईयर्स थे, और इस समय गवर्नमेंट का डेफिनेटली जो रेवेन्यू था वो फॉल किया था और एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से ये नंबर सडनली हाई दिख रहा है। बट नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ रिड्यूसिंग दीज नंबर्स ईयर बाई ईयर।
इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि हम सेम आर्टिकल में ही कवर करेंगे। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये पेज नंबर 4 पर दी हुई है। एडीबी कट्स फाइनेंशियल ईयर 23 growth forecast to 7.2% ओवर सर्जिंग इन्फ्लेशन। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि केवल एडीबी नहीं, एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक ही नहीं, आईएमएफ और जो अदर इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, दे आर थिंकिंग टू रिवाइज द ग्लोबल इकोनॉमिक growth estimates as well as the growth estimates for emerging markets like India। अब रीसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ है? रीसेंट डेवलपमेंट में ये हुआ है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने थर्सडे को इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसको रिड्यूस कर दिया, उसको स्लैश डाउन कर दिया। और उसका रीज़न क्या दिया है? एक रीज़न साइट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, दैट इज़ हायर इन्फ्लेशन देन एंटिसिपेटेड। तो जिस इन्फ्लेशन पर इंडिया का पहले जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया गया था उससे ज़्यादा की इन्फ्लेशन करंटली चल रही है, इसलिए इट इज़ मैंडेटरी और इट इज़ एप्ट कि जो एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड है उस पर उसके बेसिस पर दोबारा से जीडीपी प्रोजेक्शन किए जाएं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के जीडीपी प्रोजेक्शन को 7.5% से रिड्यूस करके 7.2% कर दिया है। अर्लियर जो प्रोजेक्शन था एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडियन इकोनॉमी के लिए दैट वाज 7.5, जिसको इन्फ्लेशन की वजह से रिड्यूस करके 7.2% कर दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। क्यों? क्योंकि एडीबी का कहना है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो डेफिनेटली आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मनी सप्लाई कम होगी जिसका इम्पैक्ट डिमांड और इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ के पहले प्रोजेक्शंस थे उन प्रोजेक्शन के कंपैरिजन में जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी वो कम ग्रो करेगी। एंड दिस इज़ द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स for India by other agencies: Fitch, World Bank, CRISIL, S&P, Morgan Stanley, RBI, ADB, FICCI, OECD and NOMRA। और हम देखें सभी के केसेस में अप्रॉक्सीमेटली हमें स्लैश डाउन देखने को मिल रहा है ओनिंग टू द हायर इन्फ्लेशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कर्नाटका, मणिपुर एंड चंडीगढ़ टॉप 2021 लिस्ट। इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें एक इंडेक्स समझना ज़रूरी है जिसको बोलते हैं नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो इंडेक्सिंग है ये नीति आयोग करता है। किस लिए करता है? इनोवेशन के लिए करता है। तो इसको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स या नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये इंडेक्स 2019 में नीति आयोग ने लॉन्च करी थी। किस लिए? जस्ट टू फॉस्टर द इनोवेशन अमंग द स्टेट। तो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए कि स्टेट्स जो है वो कॉम्पीट करें फॉर गेटिंग बेटर इंडेक्स, बेटर रैंकिंग ऑन दिस इंडेक्स, जिससे कि इनोवेशन जो है वो बूस्ट हो। तो इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए, इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए नीति आयोग ने 2019 में ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च करी थी। एंड डेफिनेटली दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग इन कंसल्टेशन विद इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, and it is basically used to evaluate the development of India's or country's innovation ecosystem। और एक्चुअली इसने अपना जो फ्रेमवर्क है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से ड्राउन किया है। तो पर्पस ये है कि इंडिया में इनोवेशन इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना, कंपटीशन जनरेट करना बिटवीन द स्टेट्स एज वेल एज पार्टनरशिप डेवलप करना बिटवीन द स्टेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स सो दैट इंडिया कैन अचीव द हाइट्स इन इनोवेशन। तो ये हो गई इनोवेशन इंडेक्स की बात। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि रीसेंट जो इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश हुई है, इनोवेशन इंडेक्स 2021, उस इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका, मणिपुर, चंडीगढ़ ने टॉप किया है इन द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। So on different parameters like economic growth, promoting business and competitiveness and other parameters, these three states Karnataka, Manipur and Chandigarh has topped. सबसे ऊपर Karnataka has gained the position or ranking of number 1 in the major state category. Manipur came first among the northeast and hill states. Chandigarh led
among the यूनियन टेरिटरीज। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए, हिल्स के लिए और प्लेन्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई, जिससे कि कंपैरिजन जो है वो रैशनल हो सके, लॉजिकल हो सके, जस्टिफाइड हो सके। तो स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटका ने टॉप किया है, हिल्स की कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी कैटेगरी में मणिपुर ने टॉप किया है, और यूटीज की कैटेगरी में चंडीगढ़ ने टॉप की है। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो बेसिकली इस बार 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को 7 ब्रॉड पैरामीटर्स और 66 इंडिकेटर्स पर इवैल्यूएट किया गया, या उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, जिसके में 7 पैरामीटर्स जो हैं वो, उनमें से 5 जो हैं वो इनेबलर्स क्लासीफाई किए जाते हैं, जो 2 हैं वो परफॉर्मेंस पिलर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। इनेबलर कौन कौन से, जैसे कि कवरिंग इनोवेशन विद इन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड ह्यूमन कैपिटल, investment, knowledge workers, business environment, safety and legal environment. All these 5 factors comes under the enablers. It means these factors enables the state to or facilitate the state to go for more innovation. और इसके अलावा 2 ऐसे फैक्टर्स हैं, पिलर्स हैं, जिनको परफॉर्मेंस पिलर कहता है। इट मीन्स कि जो 5 इनेबलर्स हैं ये एक्चुअल में कितनी परफॉर्मेंस लीड कर रहे हैं। तो 7 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर, विद 66 इंडिकेटर जिसके बेसिस पर स्टेट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। तो कर्नाटका टॉप लिस्ट, कर्नाटका के बाद तेलंगाना, हरियाणा जो है वो 2nd और 3rd पोजीशन में आए हैं। और अगर लास्ट कैटेगरी की बात है, छत्तीसगढ़ जो है वो लास्ट पोजीशन पर है। हिल्स की कैटेगरी में अगर देखें तो मणिपुर के बाद उत्तराखंड और मेघालय जो हैं वो 2nd और 3rd पोजीशन में हैं। अगर यूटीज़ की कैटेगरी में देखें तो चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो 2nd और 3rd कैटेगरी में हैं। So these are the top 5 states in different categories. Major states, North, East and Hills, UTs and cities. You can just have the glimpse of it. बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इस इंडेक्स को। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6 of Business Standard. India UK Pact to recognize mutual educational degrees. इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भी नेगोशिएशन चल रहा है, और उसी के पैरेलल में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के भी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक पैक्ट और एक डील पर नेगोशिएशन चल रहा है। प्रॉबेबली कहा जा रहा है कि ये जो डील है, ये जो पैक्ट है, ये बहुत जल्द ही साइन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो रूल्स हैं, जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उन पर नेगोशिएशन हो चुका है। अब ये जो एजुकेशनल पैक्ट है, जो एजुकेशनल डील है, ये बेसिकली है क्या? तो इंडिया और यूके ने थर्सडे को फॉर्मल अप्रूवल दे दिया है इस पर्टिकुलर पैक्ट को। क्या है पैक्ट? दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द एजुकेशनल डिग्रीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर, मास्टर्स एंड डॉक्टोरल कोर्सेज। इट मीन्स यूजी, पीजी और पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट दोनों ही कंट्रीज़ में जो होते हैं, इंडिया और यूके में, वो दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे के प्रोग्राम्स को अब रिकॉग्नाइज करेंगे। इट मीन्स द डिग्री ऑफ यूके विल बी एक्सेप्टेबल ऑन अ वेरी सेम लेवल इन इंडिया, एज वेल एज डिग्री फ्रॉम इंडिया विल बी एक्सेप्टेबल इन यूके ऑन अ वेरी सेम लेवल। इसके अलावा इंडिया का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स हैं, इट मीन्स हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट्स के सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, वो भी अब कंसीडर होंगी यूके में अगर कोई इंडिविजुअल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है। इट मीन्स अब उसको यूके और इंडिया की डिग्री को ऑन पैरेलल, ऑन पार ट्रीट किया जाएगा विद ईच अदर, एंड डेफिनेटली दिस ट्रीटमेंट विल इनेबल द मोर स्टूडेंट टू कम यूके from India and to come India from UK. So definitely it will improve the mobility of the student, and definitely अगर mobility of the student, exchange students का बढ़ेगा तो knowledge enhancement होगा, technology transfer होगा, human capital movement बढ़ेगा, तो definitely दोनों countries के बीच में अच्छे relation भी develop होंगे। तो from now onwards the UK degree will be recognized as equivalent to Indian degree, और अगर कोई इंडिया से कोई डिग्री लेता है तो वो यूके में एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होगा ऑन अ वेरी सेम लेवल, और अगर कोई यूके से डिग्री लेता है तो डेफिनेटली वो इंडिया में भी एलिजिबल होगा फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन अ वेरी सेम लेवल। हालांकि कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जैसे कि मेडिसिन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग,
आर्किटेक्ट, इस तरह की डिग्रीज अभी इस पर्टिकुलर पैक्ट में कवर नहीं करी जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही साइड का मानना है कि इन डिग्रीज जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं इनका नेगोशिएशन एफटीए में करना ज़्यादा एप्ट रहेगा रादर देन फॉर्मिंग अ सेपरेट पैक्ट ऑन दीज डिग्रीज। तो जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये अगस्त 31 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोबेबली इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं इनको लेकर के भी कोई डिसीजन हो। हालांकि इनिशियल पैक्ट एजुकेशन को लेकर के दोनों ही कंट्रीज ने साइन कर दिया है, या हम बोल सकते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट दे दिया। सिग्नेचर अभी तो नहीं हुए क्योंकि जो काउंटर पार्ट हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के उनका अभी इलेक्शन नहीं हुआ, तो जैसे ही वो इलेक्ट होंगे तो उस पर्टिकुलर डील पर फॉर्मल सिग्नेचर कर दिए जाएंगे। तो एफटीए और पैक्ट एग्रीमेंट दोनों ही एकदम नेगोशिएशन के प्रॉपर एंड पर आ चुके हैं और फॉर्मल जो सिग्नेचर है, रेटिफिकेशन है, वो होना बाकी है। और नेगोशिएशन फॉर ट्रेड डील बिटवीन बोथ द नेशन हैज स्टार्टेड इनटू जनवरी दिस ईयर। वी हैव कवर्ड दैट न्यूज़ ऑल्सो। और अगर एफटीए की बात करें तो अभी 5th राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा है, जिसमें से टोटल 26 चैप्टर हैं। अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे 5th नेगोशिएशन में। सो लेट अस सी आफ्टर दिस एजुकेशनल पैक्ट हाउ द एफटीए विल टेक प्लेस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। बुल्स बैक ऑन डी स्ट्रीट। पास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में अब फिलहाल इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस है उनने अप्रॉक्सीमेटली 4% का गेन रजिस्टर किया है। रीज़न बिकॉज ऑफ द रिजरेंस ऑफ फॉरेन फ्लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रिटर्न बैक या इनफ्लो देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो हमारे बेंचमार्क इंडाइसेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी उनमें अप्रॉक्सीमेटली 4% का गेन देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न सडनली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कैसे थोड़ा सा रिटर्न हुआ। तो अगर देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये सेंटीमेंट है इस समय करंटली कि जो इन्फ्लेशन है, चाहे वो यूके में हो, यूएसए में हो, इंडिया में हो या किसी भी अदर इकोनॉमी में, वो अपने हाई पीक पर पहुंच चुकी है। जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया था कि यूके में भी 9% से ऊपर का मार्क क्रॉस हो चुका है। यूएसए में ऑलरेडी 40 ईयर्स की हाई चल रही है सीपीआई। इंडिया में भी सेम सिनेरियो ही है। तो इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, जो इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, पीक पर पहुंच गई है इस समय। अब इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ देखने को नहीं मिलेगा, और अगर इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई तो प्रॉबेबली इस बात के भी चांसेस हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग में ना जाएँ, स्पेशली यूएस और अदर डेवलप इकोनॉमीज़ में, जिसकी वजह से उनमें रिस्क एपेटाइट जो है या रिस्की असेट्स के लिए इमर्जिंग मार्केट्स, जो कि है इमर्जिंग मार्केट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ कंसीडर्ड एज मोर रिस्कियर इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड मार्केट। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं इमर्जिंग मार्केट्स इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। हालांकि अगर इनमें रिस्क ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली इनमें जो रिटर्न की जो पोटेंशियल होता है वो भी ज़्यादा होता है, ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, जिससे कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज। दैट इज़ वाई इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इनटू इमर्जिंग मार्केट। रिस्कियर भी होता है बट रिटर्न भी डेवलप इकोनॉमी से कंपैरिजन में हायर होते हैं। तो अब इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि यूएसए और यूरोपियन इकोनॉमीज जितना उनके जो सेंट्रल बैंक्स थे वो जितना टाइटनिंग कर सकते थे, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग उतनी हो चुकी है। फर्दर अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये मॉनेटरी पॉलिसी या रिविजन मॉनेटरी पॉलिसी में देखने को नहीं मिलेगा। तो जो गेन्स उन्हें मिलने थे वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। नाउ दे कैन इन्वेस्ट इनटू मोर रिस्कियर असेट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, जिसकी वजह से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस या रिटर्न देखने को मिला है, और जिसकी बेसिस पर जो इंडिया में मार्केट है दैट इज़ एक्चुअली रिकवरिंग इट्स लॉस्ट ग्राउंड। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी में गेन देखने को मिला। दिस इज़ द एफपीआई मंथली फ्लो दिस ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो जून तक देखें तो हमें आउटफ्लो ही देखने को मिला है। अगर हम जुलाई का डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1284 करोड़ का अभी तक इनफ्लो आया है एफपीआई में, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी गेन कर रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 43% ऑफ इंडिया आईएनसीज फॉरेक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आईटी कंपनीज। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जब हमने डिस्कस किया था कि जब रुपी 80 के पास पहुंच गया था तो हमने डिस्कस किया था कि उसका इम्पैक्ट कॉरपोरेट्स अर्निंग पर कैसे पड़ेगा। स्पेशली ऐसी कंपनीज जो कि फॉरेक्स में अर्न करती हैं, जिनका जो मेजर पोर्शन है प्रॉफिट का या सेल का वो फॉरेक्स में आता है, डॉलर में आता है, उनकी अर्निंग्स पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी को लेकर के हम कह सकते हैं ये एक्सटेंशन की न्यूज़ है, उससे आगे की न्यूज़ है कि इंडिया में जो
टोटल कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अर्न करती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिवेन्यू अर्न करती हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मे बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, मे बी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, उसका मेजर पोर्शन जो है वो आईटी कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। कितना? 43%। तो इंडिया में टोटल जो कॉर्पोरेट्स अर्निंग है फॉरेक्स रिवेन्यू के टर्म्स में, उसका 43% केवल और केवल आईटी सर्विसेज सच एज टीसीएस, इंफोसिस एंड विप्रो की अर्निंग से आती है। सो कॉर्पोरेट इंडिया इज मोर डिपेंडेंट देन बिफोर ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज सच एज टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंजेस, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ये देखें 43% का शेयर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स आईटी कंपनीज का डोमिनेंस जो है फॉरेक्स रिवेन्यू में वो इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज अप फ्रॉम 22% अ डिकेड अगो। पिछले 10 साल पहले, अगर इसको पिछले 10 सालों से कंपेयर करें तो 22% शेयर था, जो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते 43% तक आ गया है। और अगर क्वांटम्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो आईटी कंपनीज हैं, लिस्टेड आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 4.2 ट्रिलियन का रिवेन्यू अर्न किया है थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, जो कि पिछले साल से 15% ज़्यादा है। और इसी तरह से अप्रॉक्सीमेटली डबल डिजिट ग्रोथ रेट चल रही, जिसकी वजह से 10 साल पहले यही आईटी कंपनीज फॉरेक्स रिवेन्यू में 22% कॉन्स्टिट्यूट करती थी, जो कि आज 43%, जस्ट डबल हो गया। रीज़न, डबल डिजिट से ग्रोथ चल रही, जिसका इम्पैक्ट हमें फॉरेक्स रिवेन्यू के शेयर पर भी क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एट 50 बेसिस पॉइंट्स ECB रेट हाइक हायर देन एक्सपेक्टेड। तो आप अगर फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि यूके में और यूरोप जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है 9% के मार्क के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो जो यूरोपियन कमर्शियल बैंक है ECB, वो इंटरेस्ट रेट हाइक पर जाएगा। और हमने डिस्कस भी किया था कि पिछले 2011 के बाद से इंटरेस्ट रेट हाइक ECB ने नहीं किया है। तो दिस विल बी द फर्स्ट रेट इंक्रीज सिंस 2011, ऐसा हमने न्यूज़ को कवर किया था अगर आपको याद हो। तो फाइनली ECB ने यूरो को सेव करने के लिए, बॉन्ड यील्ड्स और बैंक शेयर को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया और अप्रॉक्सीमेटली 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इंक्रीज देन एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अप्रॉक्सीमेटली 0.25 के आसपास एंटिसिपेट किया जा रहा था, बट उससे डबल या उससे ज़्यादा इंक्रीज़ किया, 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया है ECB ने इन्फ्लेशन में, जस्ट टू टैम इंटरेस्ट रेट में, जस्ट टू टैम द इन्फ्लेशन। और ECB के इस स्टेटमेंट के बाद से यूरो में एप्रिसिएशन देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली 0.7% हायर पर ट्रेड हुआ यूरो, जो कि कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था डॉलर के अगेंस्ट में। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 BPS का चेंज किया है ECB ने into its benchmark deposit rates. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। EU heaves sigh of relief as Russia restart gas supply. तो 10 दिन के आउटेज के बाद फाइनली रशिया ने वापस से गैस की पंपिंग स्टार्ट कर दी है यूरोप को। अगर आपने न्यूज़ ये फॉलो करी हो तो आपको पता होगा कि मेंटेनेंस के लिए 10 दिन के लिए जो गैस पाइपलाइन रशिया से यूरोप जाती है उसको बंद कर दिया गया था। और यूरोप इस फेयर में था कि कहीं ऐसा ना हो रशिया इसे ओपन ही ना करे, जिसका इम्पैक्ट एनर्जी प्राइसेस पे हमें उस समय देखने को मिला था। और इंडिया में क्रूड ऑयल कि जो प्राइसेस थे वो भी शूट अप किए थे इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। तो फाइनली 10 दिन बाद रशिया ने दोबारा से पंपिंग स्टार्ट कर दी है आफ्टर द एनुअल मेंटेनेंस। और इस डिसीजन के बाद से, इस स्टार्टिंग के बाद से यूरोप में थोड़ा सा चैन की सांस ली है, जिसकी वजह से जो फियर था कि अगर कहीं रशिया ने ये गैस कट कर दिया या इसका थ्रेट दिया गैस को रोकने का, so this will leads to the potential shortage of energy resources in Europe. So finally जो Nord Stream 1 है, जो गैस सप्लाई ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम रशिया टू यूरोप अंडर द बाल्टिक सी टू जर्मनी, तो उसको फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। And EU aims to have gas storage facilities to 80% full by November 1, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है नॉर्दर्न स्ट्रीम के थ्रू।
So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.